किया था क्या हम लोगों ने? वो डिस्कस डिस्कवरी वो जल्दी बताइए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब कहानी को आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद अब बच्चे हम आते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे। सबने पढ़ा होगा, ठीक है? चलिए इसको डिटेल से पढ़ते हैं। फोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। उसने क्या कहा कि एक जो एटम है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से प्रेजेंट है, घूम रहे हैं। समझा मेरी बात को? और उसके सेंट्रल पार्ट पे एक न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ये तो भैया हम भी बचपन से जानते हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने सबसे पहले ये क्लेम किया था। बट बाद में जाके देखना, इस बात से वो पीछे हट जाएंगे और वो बातें को गलत कह देंगे, मतलब वो बात उनको गलत प्रूव हो जाएगा। हालांकि बाद में जाके ये बात को बोर ने सेटिस्फाई कर दिया था, बट ये नहीं बता पाएंगे ऐसा मॉडल इनका क्यों सही है। बट इन्होंने एक मेजर डिस्कवरी क्या की, समझो। यहाँ न्यूक्लियस था, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबने देखा होगा कि यहाँ पे एक हम लोग एक पार्टिकल लेते हैं जो कि रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। रेडियो एक्टिव पार्टिकल को हम लोग कंसिडर करेंगे। अब ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल क्या करता है, अपने अंदर से रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। क्या शो करेगा जल्दी बताइए? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है अभी समझाते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? कुछ सर्टेन ऐसे रेस का निकालना जिसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है ह्यूमन बींग्स के लिए। जो कंट्रोल इज नॉट कंट्रोल मतलब क्या है, अगर वो ह्यूमन बींग्स के आसपास उनके टच में आ जाए तो उनको कभी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। और उसके पास हाई एनर्जीज होती है, जैसे कि नाम सुना होगा आपने, अल्फा रेस, बीटा रेस एंड कौन सा रे जल्दी बताइए? गामा रेस। अल्फा के बारे में बताया जाए बच्चे, अल्फा पॉजिटिव नेचर का होता है। कैसे नेचर का? बीटा निगेटिव नेचर का होता है और गामा न्यूट्रल होता है। इन सब में सबसे ज्यादा डेंजरस किसको माना गया है, या कौन सा सबसे ज्यादा डेंजरस एक्चुअली है? द आंसर इज द गामा रेस। हैविंग अ हाई पेनिट्रेशन इफेक्ट, इतना पेनिट्रेशन इफेक्ट है कि आराम से मोटे मोटे मेटल की शीट्स को आराम से छेद कर देगा और इनविजिबल होता है। ह्यूमन बॉडीज को आराम से पीसेस में चॉप कर सकता है अगर एक बार टच में आ जाए तो। गामा रेस के पास इतनी कैपेसिटी होती है। बट सोचो, ह्यूमंस कितने स्मार्ट हैं कि इन रेस के बारे में पता है कि रेस ह्यूमन बींग्स के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। बट ह्यूमंस ने क्या किया, इनका इस्तेमाल किया रेडियोथेरेपी के लिए। इसका इस्तेमाल किया रेडियोथेरेपी के लिए। जब कोई पर्सन कार्सिनोजेनिक हो जाता है, अगर वो बीमार है किसी ऐसे बीमारी से जो कि जल्दी ठीक नहीं होने वाला, जैसे कैंसर काउजिंग चीजें, अगर उसके पास है तो उसकी रेडियोथेरेपी की जाती है। क्या किया जाता है? उस पार्ट पे रेडियो एक्टिव रेस को गिराया जाता है जहां पर कैंसर का जर्म्स या कैंसर के वायरसेस आ चुके हैं। क्या किया जाता है वहां पे? फर्दर जो उनका रिप्रोडक्शन होता है, फर्दर जो अपनी फैमिली को इंक्रीज करेंगे, उनके रिप्रोडक्शन को ही कम्बाट कर देते हैं। फर्दर उस पार्ट को काट के हटा दिया जाता है, बॉडी से सेपरेट कर लिया जाता है। फिर ऑटोप्सी वगैरह करके उसको जांच किया जाता है उसमें कितना पार्ट निकला कैंसर का, नहीं। और दूसरे पार्ट के मसल्स को लेके वहां पे ज्वाइन कर दिया जाता है। इसलिए देखते हो जो कैंसर ऑपरेटेड पेशेंट होते हैं उनका बॉडी का हिस्सा अलग सा नजर आएगा आपको, अगर देखोगे। होता है बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये है। तो रेडियोथेरेपी की जाती है। अब सुनना मेरी बात को, ये तो हो गया थोड़ा साइंस, सॉरी, मेडिकल साइंस। हाँ सुनो, अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के बारे में। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के बारे में क्या बात है यहाँ पे, कि यहाँ से रेस निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा रेस। कौन सा रेस जल्दी बताइए? अल्फा रेस। और अल्फा रेस जो होता है बच्चों, अल्फा रेस के बारे में बात किया जाए, अल्फा रेस इज बेसिकली द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जैसा मैंने बताया था। कैसा पार्टिकल है जल्दी बोलो? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये हीलियम न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बोलो? हीलियम न्यूक्लियस। बहुत डिटेल से समझाते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर बताओ। हीलियम का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी बताओ। 2। अगर ये अपने से 2 इलेक्ट्रॉन को खो दे, कितने इलेक्ट्रॉन को खो दे? 2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को खो दे तो हीलियम पे कितना चार्ज आ जाएगा बोलो? 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन के जाने से कैसा चार्ज आता है? प्लस आने से। तो 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो +2 चार्ज, और 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों चल जाए तो बचेगा क्या केवल? अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों निकल गए तो बचा क्या?
नो इलेक्ट्रॉन, तो बचा केवल सेंटर वाला पार्ट। सेंटर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इसीलिए इसको हीलियम न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहते हैं बोले सबको यहाँ से? हीलियम न्यूक्लियस। मेरी बातें समझ में आई? देखो फिर से दिखाता हूँ। ये मान के चलो आपके कौन है, ये हीलियम है। तो हीलियम के चारों तरफ कौन घूम रहे हैं, जल्दी बोलो यहाँ से? दो इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों भाई साहब अगर छोड़ के चले गए तो बचा क्या केवल? इसलिए क्या क्लेम किया इसको, जल्दी बताइए? हीलियम न्यूक्लियस। और रिप्रेजेंट करेंगे इसको आज के बाद से हीलियम 224, और पावर में कितना डाल देंगे बताइए? +2। इसको मतलब याद रखना ये अल्फा रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अच्छे से कहें तो ये अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से पार्टिकल को, जल्दी बताइए? अल्फा पार्टिकल को। गौर से समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स, ये अल्फा के पार्टिकल्स इस तरीके से माइग्रेट करते हुए जा रहे हैं, और एक नहीं बहुत सारे ऐसे अल्फा रेस जा रहे हैं, बहुत सारे अल्फा रेस ऐसे करके जा रहे हैं। और जाते 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 बहुत सारे अल्फा रेस देखोगे सीधे बिना किसी छेड़छाड़ के अल्फा रेस विदाउट डेविएशन चले जाते, सीधे जाते हैं। अल्फा रेस विदाउट डेविएशन सीधे निकल जाते हैं, दैट इज विदाउट डेविएशन। ये भी विदाउट डेविएशन। मतलब ऐसा लग रहा है कि रास्ते में वो निकल गए हो। मेरी बात को समझिएगा, ऐसे करके मान के चलो एक क्रिकेट प्लेयर है और सामने एक बॉलर उसे प्रैक्टिस करवा रहा है, और मान लो वो क्रिकेटर खेल रहा है उसको, तो हो सकते हैं कुछ शॉट्स ऐसे हो जो हुक शॉट्स कहलाते हैं, मतलब बॉल वो बीट कर गया, बीट कर गया तो किसके हाथ में बॉल जाएगा? विकेट कीपर के हाथ में। तो बॉल तो भैया टच ही नहीं किया उसने बल्ले से, तो बॉल सीधे निकल गई। हो सकता है कि बॉल को उसने टच करने की कोशिश की हो तो उसने स्क्वायर कट लगाया हो। स्क्वायर कट समझ रहे हो? साइड वाइज, इधर साइड से चौका जाता है, मतलब बल्ले का एज लगाया बस, बल्ले को जस्ट टच किया है बॉल। टच करेगा तो क्या होता है, कभी आउट हो जाता है ना वो। तो अगर बल्ले को अगर बॉल टच करेगा तो क्या होगा? बॉल सीधे रास्ते पे जाएगा ना? क्या करेगा बॉल, जल्दी बोल? थोड़ा बहुत डेविएट करेगा, हाँ या ना? क्या करेगा बोलो? थोड़ा बहुत डेविएट, थोड़ा डेविएट करेगा। और सोचो अगर वो काफी हाई स्पीड से कर रहा है, शोएब अख्तर जैसा बॉलर जो काफी हाई स्पीड डाल रहा है, और उसको थोड़ा सा भी क्लिक करोगे तो भैया डेविएशन थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो डेविएशन बहुत ज्यादा होगा तो कुछ लोग बहुत ज्यादा डेविएट कर जाएंगे, कुछ लोग बहुत ज्यादा डेविएट कर जाएंगे। तो किसी का मिनिमम डेविएशन है, ध्यान रखिएगा। किसी का कैसा डेविएशन है जल्दी बताइए, प्लीज ध्यान रखिएगा। क्या बोला? किसी का मिनिमम डेविएशन है और किसी का मैक्सिमम डेविएशन पॉसिबल है। कैसा डेविएशन पॉसिबल है यहाँ से? मैक्सिमम डेविएशन। क्या ये बात फील कर पा रहे हो आप लोग? मैंने क्या बोला? एक बॉल जो कि काफी स्लो आ रही है तो उसमें थोड़ा सा बॉल एज लगा, थोड़ा बहुत डेविएट किया। तेज बॉल आई, ज्यादा डेविएट कर गया। बॉल बिल्कुल टच नहीं हुई, विकेट कीपर के हाथ में डायरेक्टली चली गई। और सोचो बॉल सीधे सीधे बल्ले पे पड़े तो क्या होगा? सीधे सीधे बल्ले पे पड़े तो क्या होगा? फील करो बात को। बॉल एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन, बोलो हाँ या ना? छक्का लग सकता है, तो हो सकता है कुछ बॉल्स रिटर्न हो जाए। वो क्रिकेट की चीज को इमेजिन करो आप, ठीक है? थोड़ा बहुत डेविएशन, ज्यादा डेविएशन, सीधा निकलना और रिटर्न हो जाना। रिटर्न कब होगा? जब ऑन टू ऑन टकरा जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं, थोड़ा सा इसके बेसिस पे कि क्या हुआ होगा। अगर कोई सीधी सीधी रेस निकल रही है बिना डेविएशन किए हुए, मतलब क्या है कि मतलब वो जगह खाली था, वहां पे कोई लोग नहीं मिले रास्ते में, मतलब वो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, जल्दी बोलो? क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, बोलो सबको ही? दैट विल गोइंग टू रिप्रेजेंट एम्प्टी स्पेस। क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, बोलो? मतलब वो खाली जगह है उसके अंदर। और मिनिमम और मैक्सिमम डेविएशन कैसे पॉसिबल है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। अल्फा के ऊपर कैसा चार्ज है, जल्दी बताओ यार? कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। अभी देखो ये सब डिस्कवर नहीं हुआ है, ये डिस्कवरी चल रही है। मैं तुम्हें बस समझाने के लिए वो डायग्राम बना दिया एटम का, एटम अभी बना नहीं है। अब सोचो डेविएशन कैसे हुआ होगा? डेविएशन तभी पॉसिबल है जब उसके रास्ते में कोई पॉजिटिव वाला मिला होगा। अरे हाँ या ना? क्योंकि ये खुद कैसा है, रास्ते में भी कैसा मिला? प्लस प्लस में रिपल्शन, रिपल्शन होगा। और रिपल्शन तेज कब होगा? ना नजदीक होगा वो पॉजिटिव के, अरे हाँ या ना? और रिपल्शन कम कब होगा? जब वो थोड़ा दूर हो। तभी करेगा, बट ज्यादा कब करेगा? नजदीक होगा। और कब करेगा? जब दूर होगा। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा हम अलग करके बनाते हैं। ये प्लस चार्ज है, अगर वो नजदीक होगा तो ज्यादा डेविएशन मारेगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत?
और वही चीज अगर दूर होगा तो कम डेविएशन करेगा। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? और ये जो होता है, ये जो एंगल है, मान के चलो इसको स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं ऐसे करके, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल दिख रहा है तुम्हें थीटा, और यहां भी जो एंगल है अगर नजर आ रहा है, इसको सीधा कर लो ऐसे करके, अल्फा। तो थीटा और अल्फा में बच्चे थीटा का वैल्यू बढ़ा है किससे, जल्दी बताओ, अल्फा से। दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ क्या कहलाता है जल्दी बताइए से, डेविएशन। और कहीं कहीं पे इसको स्कैटरिंग भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बोलो यहाँ से, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना, डेविएट का मतलब होता है भटक जाना। दोनों ही बातें सेम है, समझ में आ गई बातें? रास्ते में रेस चल रहा था, चलते चलते भटक गया। रास्ते में रेस चल रहा था, आगे चलने पे फैल गया, बात एक ही है। अगर ये फैल गया तो ये एंगल बन रहा है, तो नजदीक होगा तो ज्यादा होगा, दूर होगा तो क्या होगा, कम होगा। अब सोचो, उनमें से एक के साथ क्या हुआ, बात को ध्यान से समझिएगा। एक के साथ हुआ कि वो गया और सामने से रिटर्न हो गया। चलो मैं एक बात बताता हूं, क्या वो पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल प्लस वाले चार्ज के पास गया होगा? बट सोच के बताना, क्या एग्जैक्टली उसको टच किया होगा क्या वो? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि प्लस प्लस को टच कराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे कि मैग्नेट्स के दो नॉर्थ पोल को कितना भी ताकत लगा लो, आप कितने भी ताकतवर हो, दिन भर 2 साल से जिम कर रहे हो, बट दो नॉर्थ पोल को आप किसी कीमत पे नहीं मिला सकते। लगा लो जो जितना लगाना है, छोटा सा मैग्नेट है ना, आप नॉर्थ पोल मिला ही नहीं सकते। मैग्नेटिक फोर्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है नॉर्थ पोल। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतनी ज्यादा हैवीली स्ट्रांग होती है कि चाह करके भी दो पॉजिटिव चार्ज को डायरेक्टली आपस में मिलाना पॉसिबल नहीं हो, नहीं मिला सकते। और अगर नहीं मिला सकते तो कभी भी ये आपस में जाके टच करने वाला नहीं है। तो सुनो क्या हुआ होगा, मतलब ये श्योर है कि कुछ ना कुछ डिस्टेंस पहले ही ये भाई साहब रिटर्न हो गए होंगे, हाँ या ना? वो गए जरूर न्यूक्लियस के पास। बल्ले पे क्या हो रहा था, बल्ले पे बॉल डायरेक्टली टच हो रही थी। यहाँ एक ऐसा बल्ला है जो बॉल को डायरेक्टली टच नहीं कर रहा, बट बॉल एकदम एग्जैक्ट अगर सामने आ जाए बल्ले के, कुछ दूर पहले ही बल्ले से वो रिटर्न मार देगा। मतलब प्लस प्लस में रिपल्सन एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा। इसके पीछे लॉजिक भी समझेंगे ऐसा क्यों होगा, समझते हैं इस बात को। जो पार्टिकल आ रहा है वो अपने साथ पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहा है, और कितना पॉजिटिव चार्ज उसके पास है, तो देखो उसके पास कितना पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज। हम दो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे 2e से, क्या चीज से, 2e से। और e का मतलब क्या चीज से होता है आपको पता ही है, हाँ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसमें चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू -19 कूलम। ये रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा एक मिनट, इलेक्ट्रॉन पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम यूनिट ऑफ चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो यहाँ से, यूनिट ऑफ चार्ज। और यूनिट ऑफ चार्ज कितने का है जल्दी बोलो सबको ही, 1.6 इंटू 10 कितना कूलम, -19 कूलम। ये पहले ही रिटर्न हो जा रहा है। क्यों रिटर्न हो जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक सर्टेन डिस्टेंस पहले इसको रिपल्शन फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक, लॉजिक ये है कि फोर्स का फॉर्मूला कहता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। याद आ रहा है क्या सभी को, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या था बच्चा, चार्ज, के कांस्टेंट था, और आर क्या था, डिस्टेंस है। अगर ये चार्ज है तो भैया जो पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसकी डिस्कवरी होने जा रही है, जिसे हम न्यूक्लियस कहेंगे, बोलो हाँ या ना, वो भी तो पॉजिटिवली चार्ज है। वो भी कैसा चार्ज है, और इस पे जो चार्ज होता है वो होता है Z इंटू ई के बराबर। Z इंटू किसके बराबर, ई। ये कहां से लिखा आपने, एटॉमिक नंबर कितने के बराबर होता है, Z के बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और E इज द चार्ज ऑन एवरी प्रोटॉन, और टोटल चार्ज इज Z इंटू ई। तो बताओ Q1 यहाँ पे बच्चा ये है, और Q2 का काम ये कर रहा है, बोलो हाँ या ना? और ये डी नॉट जो ये डिस्टेंस है, ये क्या है बोलो, डिस्टेंस। अब फील करो बात को, फोर्स और डिस्टेंस का कैसा रिलेशन, फोर्स और डिस्टेंस का कैसा रिलेशन है, इनवर्स में भी स्क्वायर है, इनवर्स में भी क्या है, स्क्वायर। डिस्टेंस अगर 2 गुना कम होगा तो 4 गुना फोर्स बढ़ेगा, 4 गुना कम होगा तो 16 गुना बढ़ेगा, स्क्वायर है भैया। अरे 5 गुना कम होगा डिस्टेंस तो ये बढ़ेगा या घटेगा, इनवर्स का है ना। तो 5 गुना कम किया तो ये कितना गुना बढ़ जाएगा, 25 गुना, सीधे स्क्वायर टाइम्स। अरे बोलो हाँ या ना, 25 गुना कम किया तो 625 गुना बढ़ेगा, अरे 25 का स्क्वायर, हाँ या ना? तो बताओ सीधी बात है, ये स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। जितना नजदीक ले जाओगे एक्सट्रीमली हाई होता जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स के साथ भी यही प्रॉब्लम है, जितना नजदीक लेके जाते हैं स्क्वायर टाइम्स, ट्रिपल टाइम्स वो इंक्रीज होते जाता है, इतना इंक्रीज हो जाता है
कि आप किसी कीमत पे उसको नजदीक नहीं ले जा सकते, बॉडी बिल्डिंग अपने जगह पर है, मैग्नेटिक को आप ओवरकम कर ही नहीं सकते, इतनी ताकतवर है। अच्छा, तो ये Q1 है और ये Q2 और ये कितना डिस्टेंस है R, इसकी मदद से ये भी नजदीक नहीं आ पाता, तो ये जितने डिस्टेंस पहुंच पाया उसके बाद रिटर्न हो गया, तो इसके लिए एक स्पेशल नेम होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ DOCA। क्या कहलाता है बोलो यहाँ से, DOCA, एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या कहलाता है बोलो सब कोई, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आप नजदीक तो गए बट इतना भी नजदीक नहीं गए कि उसको टच कर लीजिए, अप्रोच किए बट वहां से रिटर्न हो गए। समझ में आई बात है, ये वही वाली बात थी कि मान के चलो एक मिठाई की दुकान पे गए और मिठाई के दुकान वाले ने एक बहुत सारा डेंजरस सा डॉगी पाल रखा है अपना, और तुम्हें मिठाई खाने का मन तो है बट वो डॉगी खुला है उस टाइम पर, और तुम्हें कुत्ते से नफरत, तो बताओ क्या करोगे, नजदीक जाओगे दुकान के बट उससे कुछ देर पहले ही रिटर्न हो जाओगे, ये भी रिटर्न होके चला गया, एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज कौन सा अप्रोच, जल्दी बताइए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कोई दिक्कत, अब सुनो, ऊपर जो ये पार्टिकल डेविएट हुआ, ऊपर जो डेविएट हुआ, क्या वो एकदम नजदीक जाके डेविएट हुआ क्या, कैसे डेविएट किया, तो किया होगा क्या, वो थोड़ा ऊपर से ही डेविएट होगा, जहां वो ऊपर से डेविएट हुआ उसका भी एक सर्टेन डिस्टेंस होता है बच्चे, और डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आर नॉट से, क्या चीजें बोलो, आर नॉट से, एंड दिस आर नॉट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या कहलाता है बोलो सब कोई, इम्पैक्ट पैरामीटर। और सबसे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक रदरफोर्ड मॉडल के अंदर यही होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नाइन्थ क्लास में बस ऊपर ऊपर आपको पढ़ा दिया जाता है ये चीज, ठीक है, बट यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअली क्या होता है। समझ में आई बात है, तो पहला क्या करेंगे जल्दी बताइए यहाँ से, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और दूसरा क्या जल्दी बताइए, इम्पैक्ट पैरामीटर का डेटा क्या आता है, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, क्लियर करें क्या। अब सुनो, ये जो पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, वो दौरा दौरा किसके पास गया बोलो, न्यूक्लियस के पास, बट न्यूक्लियस ने कुछ देर पहले ही बोला भैया आप दूर चले जाओ। वो देवदास वाली स्टोरी नहीं थी, हमने देवदास मूवीज देखी है क्या, वो शाहरुख खान जो डेथ हो जाता है या फलाना, तो वो पहाड़ों के पास जाता है लास्ट में, गेट पर से ही लौट जाता है फाइनली, द एंड वट एवर, ठीक है, तो वहीं गया वो और गेट पर से ही लौट गया, तो उसके बालकनी से गेट की कितनी डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। चलिए आज कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो दौड़ता दौड़ता गया, तो बताओ उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, यार किसी के मूवमेंट के कारण कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस बाद वो लौट गया तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलो, कौन सी एनर्जी से आया था, बदल किस गया, तो बताओ जब वो पीता हुआ दौड़ता हुआ आ रहा है पारो के पास, वो कौन सी एनर्जी से आ रहा है डोलता हुआ, लेकिन गेट के बाहर कौन सी एनर्जी है उसके पास, पोटेंशियल एनर्जी, पारो रही ये न्यूक्लियस इज द पारो, एन अल्फा पार्टिकल इज शाहरुख खान, व्हाटएवर। अब वो देवदास देख रहे हैं उसको, अब चलिए उनकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। दैट काइनेटिक एनर्जी विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। ये क्यों लगाया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कोई एनर्जी दूसरी एनर्जी का फॉर्म ले सकती है, यूनिवर्स से एस्केप नहीं कर सकती, ये रूल है, ठीक है, कोई एनर्जी एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी का फॉर्म ले सकती है, यूनिवर्स से एस्केप नहीं कर सकती, ऑल द एनर्जी इज कंजर्व्ड इनसाइड द यूनिवर्स, सीधी बात। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, और अगर कन्वर्जन हो रहा हो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, बोलो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। बताओ कौन दौड़ के आ रहा है, कौन दौड़ के आ रहा है, अल्फा पार्टिकल, तो यहां भी अल्फा और यहां भी क्या चीज अल्फा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, कन्वर्ट किस में हो रहा है, कन्वर्ट मतलब इक्वेट करेंगे कौन सी एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है कुछ नहीं होता है, mgh, k q1 q2/r। अरे जो तुम पढ़ते हो उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हो, जब पूछते हैं आप mgh ही आंसर करते हो, ठीक है। mgh इज जस्ट अ हिस्सा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जब पढ़ाऊंगा वर्क पावर एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्या है वहां बोलिए, जो आप पढ़े बस वो मात्र एक फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन मैंने बताया था आपको, किसी भी चीज की एनर्जी दो तीन कारणों से आती है, या तो उसके शेप से, या उसके साइज से, उसके वॉल्यूम से, या उसके कॉन्फ़िगरेशन से, उसके अरेंजमेंट से। जैसे मैंने कहा था, यहाँ हर एक बच्चा जो बैठा हुआ है आपस में, वो एक सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी के अंदर है, अगर एक बच्चा अपना सीट को बदलता है इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बदल जाती है।
समझ में आई बात है? ये फील इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि एनर्जी बहुत कम है, बट वही चार्जेस ये काम करने लगे और हमारे बॉडी के ऊपर चार्ज ला दिया जाए बहुत ज्यादा, हम जब ये काम करेंगे सारे चार्ज को इफेक्ट करना चालू हो जाएगा। अगर एक भी इंसान उठ के इधर से उधर गया तो दैट यू फील द पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास अभी जीपी लग रहा है, खैर छोड़ो उन बातों को। ये कौन सा एनर्जी था बोलो? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी में पहुंच गया? क्या फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, बोलो सब कोई। और इसको लाइफ में कभी भी देखना तो इसे यू से रिप्रेजेंट करना। किससे? यू से। पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मूला है कि Q1 Q2 बाय आर। क्या Q1 आपको नजर आ रहा है? क्या Q2 आपको नजर आ रहा है? क्या डिस्टेंस आपको दिख रहा है क्या? चलो लगा दो फॉर्मूला और ले आओ आंसर। क्या लिखेंगे बोलो सब कोई? के Q1 की जगह 2E। व्हाट इज Q2 की जगह? ZE। बाय डिस्टेंस कितने का है बच्चा? डी नॉट। कोई दिक्कत? अच्छा डी नॉट बोलते हैं इसको, ये पता है ना सभी को? अच्छा, हमारा मेन मेजर मकसद है कि मुझे डी नॉट को निकाल के लाना है, मुझे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पता करना है। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। क्या लिखेंगे बोलो? डी नॉट बराबर, बोलो बोलो सब कोई, 2 × Z, 2KZ हो गया क्या? E × E स्क्वायर बाय क्या लिखेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे क्या? हाफ, बोलो सब कोई, M अल्फा इंटू V अल्फा का स्क्वायर। कोई दिक्कत? टू किधर चला जाएगा? ऊपर। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 4KZE स्क्वायर बाई M अल्फा इंटू V अल्फा स्क्वायर। कोई दिक्कत? एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उम्मीद कर रहा हूं सारे बच्चे को ये समझ में आया होगा। कोई दिक्कत? एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है सभी को कॉन्सेप्ट? यहां तक लौट गया, ठीक है। अब सुनो सारे बच्चे यहां पर, अब यहां पे जब ये जा रहा था तो ये क्या किया बताओ? डेविएट किया। क्या किया चले बताओ? डेविएट किया। अच्छा एक बार बताओ, के का मैंने कुछ वैल्यू बताया आप लोगों को? कितना? सही बात है। एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में कितना बताया था? एप्सिलॉन नॉट, चलिए देखिए एक बार कॉपी में, देखो देखो देखो। बोलिएगा, गिव मी द आंसर, बोलो बोलो सब कोई। इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, कितना लिखा है बोलो? उसी का वैल्यू 9 × 10⁻9 है। तो इसको चाहे तो के जगह आप क्या लिख सकते हो बोलो सब कोई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बताया था मैंने। इस टर्म को क्या कहते हैं बोलो सब कोई? इसे बोलते हैं एप्सिलॉन, और क्या लगा देते हैं? नॉट। याद रखिएगा एप्सिलॉन नॉट कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? एप्सिलॉन नॉट। के का वैल्यू कभी कभी ये पुट करके लिख देता है, ठीक है, टेंशन मत लेना। और इसकी का डेटा कुछ होता है, कितने के बराबर होता है ये? 9 × 10⁻9। कुछ बच्चे जो नहीं जानते प्लीज वो लिख लीजिएगा। मैंने ये बताया कभी कभी के का वैल्यू ये रख देता है, ठीक है। मैंने एक चीज और बताया आपको। क्या बताया? कि जब ये पार्टिकल डेविएट करेगा तो एग्जैक्टली टच करके डेविएट नहीं करेगा, थोड़ा ऊपर ऊपर ही निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस में दोस्ती नहीं हो सकती। बट वो कहलाता है, कौन सा जल्दी बताइए, उसे क्या कहते हैं जल्दी बताइए? इम्पैक्ट पैरामीटर। तो यहाँ पे एक सर्टेन डेविएशन शो कर रहा है, और डेविएशन कितने का है जल्दी बताओ? थीटा का। कितने का है जल्दी बताओ? थीटा का। तो डेविएशन का वैल्यू हम कैसे निकालते, सारे बच्चे समझना। तो आर नॉट का डेटा अगर कोई पूछेगा आपसे कितना होगा, तो एग्जैक्टली यही कॉपी पेस्ट करना। कितना लिखा है बोलो सब कोई? ZE स्क्वायर बाई M अल्फा इंटू V अल्फा का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? इसमें एक चीज ऐड होगा, और वो चीज क्या ऐड होगा? दैट इज द डेविएशन का वैल्यू। किसका वैल्यू जल्दी बताइए? डेविएशन का। और डेविएशन का वैल्यू होता है भैया कॉट ऑफ थीटा अपॉन 2। कितना होता है बोलो? कॉट ऑफ थीटा बाई 2। बस ये ऐड करना है। एंड दिस इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट पैरामीटर, IP कहलाता है। एंड दिस इज कॉल्ड एज DOCA, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। रदरफोर्ड मॉडल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दो चीजें होती हैं, जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आपने आज तक जो पढ़ा था बस आपने ये 3 रेस के बारे में इंफॉर्मेशन लिया था। सीधे चल जाता है, थोड़ा डेविएट करता है, और रिटर्न हो जाता है। बोलो हाँ है ना? एनसीईआरटी में लिखा है आउट ऑफ 2000 रेस में से एक रेस रिटर्न किया।
सही बात है, एनसीईआरटी ने सही स्टेटमेंट लिखा है, बट इसका एक्चुअल कंक्लूजन यहाँ दो से निकलता है। क्या याद रहेगा आप लोगों को? क्या तो लिखेंगे सारे, वो सारे बच्चे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल सब कुछ कॉपी कीजिए जैसे लिखा है, और कॉपी करके लिखिए अपने कॉपी में। होमवर्क भी दिया था, फिजिक्स में दिया है, केमिस्ट्री में नहीं दिया था। अच्छा कोई बात नहीं, चलो लिखो। सिस्टमेटिक वे में सब कुछ लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे डायग्राम्स को, सब कुछ को लिखना है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डालो, और प्लीज एक दो कलर्स का इस्तेमाल कर लोगे, कोई पाप नहीं हो जाएगा। कलरफुल पेन्स लाए हैं आप लोग? नहीं, एक पेन ले आते हैं, कम से कम दो तीन पेन खरीदें, और 10-12 नोटबुक खरीद के रख लें अभी से। संडे वगैरह को कभी छुट्टी पे जाओ, एक बार में सारे पेन्स का कलेक्शन जो आप बेस्ट लिख पाते हो जिससे, सारे स्प्रिंग वाले नोटबुक सब खरीद के रख लो अपने स्टॉक में। ये हैबिट रखो, बड़े हो रहे हो, बच्चे नहीं रह गए तुम लोग, 10th का एग्जाम दे दिए हो, आप वोटिंग दोगे कुछ दिन में, है ना? वोट वोट तो नहीं दिए होंगे कभी? वोट दिए होगे कभी? कुछ 10th तक भी वोट दे देते हो, बेचारे बहुत लेट से पढ़ाई करना चालू करते हैं।
इज इट ओके? हो गया? उम्मीद करता हूँ ये दोनों केसेस समझ में आए होंगे। चलो बताओ अगेन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? जल्दी बोलो सब कोई। 4 बाई, हो गया क्या? और के का डेटा कितने का था बच्चा, बोलो? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कभी कभी क्या करता है एग्जामिनेशंस, आपको एप्सिलॉन नॉट के टर्म में बोलेगा ये डेराइव करके दिखाओ कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करके एक फॉर्मूला और लिख लेंगे इसके, ठीक है? क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? 4 इंटू के का वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एम अल्फा इंटू वी अल्फा का स्क्वायर। कुछ कैंसिल होगा क्या? 4 से 4 चला जाएगा। क्या रिजल्ट आ जाएगा बोलो आर नॉट का? बोलो बोलो सबके। जेड ई स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट एम अल्फा इंटू वी अल्फा स्क्वायर। गलती मत कीजिएगा। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? ये मल्टीप्लाई हो गया बस, तुम यहाँ पे रख देना है के को। सिमिलरली इम्पैक्ट पैरामीटर का क्या डेटा निकला है बोलो? बस इसी रिजल्ट में क्या चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे बोलो? कॉट थीटा बाई 2 से। थीटा क्या है? थीटा क्या है बोलो प्लीज? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ये स्कैटरिंग। तो बताओ यहाँ से डी नॉट क्या लिखेंगे बोलो सब कोई? जेड ई स्क्वायर बाय बोलो सब कोई पाई एप्सिलॉन नॉट एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर, और क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दो इसको बोलो? कॉट थीटा बाई 2 से। तो ये भी एक रिजल्ट निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ ये दोनों रिजल्ट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। क्लियर है यहाँ से? बस के का डेटा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करके लाना है। क्लियर हो गया सभी को? अच्छा, क्लियर होता है ये चीज, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा बताओ, इसमें एक केस ले लेते हैं। अगर मुझे इफ ऐसे करके दे दिया, एग्जांपल दे रहा हूं, इफ अल्फा पार्टिकल इज रिप्लेस्ड बाय प्रोटॉन, देन फाइंड डी नॉट एंड आर नॉट। सवाल समझ में आया मैंने क्या कहा? अल्फा पार्टिकल को किससे रिप्लेस कर देना है बोलो? अल्फा पार्टिकल को किससे रिप्लेस कर देना है बोलो? प्रोटॉन से। अल्फा पे कितना चार्ज होता है बोलो? 2e। अरे हाँ या ना? होता है ना 2e। और प्रोटॉन पे कितना होगा? e। बस एक ही होगा। समझ में आई बात है? तो बताओ यहाँ पे क्या चेंजेस आ जाएगा रिजल्ट में, कोई बता सकता है मुझे? रिजल्ट में क्या बदलाव होगा बोलो? काइनेटिक एनर्जी वाला हाफ तो रह जाएगा, बट 2e की जगह क्या आ जाएगा? e। तो 2 से 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 2 to the 4 की जगह क्या लिखा गया यहाँ पे बोलो? 2। नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना? और यहाँ पे मास ऑफ अल्फा की जगह मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ अल्फा की जगह, तो क्या लिखेंगे रिजल्ट? जल्दी बोलो, सॉल्यूशन बोलो फटाफट। बोलो क्या लिखेंगे? हम 2e को किससे रिप्लेस कर देंगे बोलो? रिप्लेस कर देंगे किससे? ई से। बताओ एक दो चला जाएगा ना? अरे हाँ या ना? काइनेटिक एनर्जी वाला 2 तो है ही, पर ये 2 तो चला गया। तो क्या लिखेंगे बोलो आंसर बताओ फटाफट? डी नॉट बराबर, बोलो बोलो सब कोई, 2 के जेड ई स्क्वायर। समझे बात को मैंने क्या कहा? अरे बोलो हाँ या ना? ये मैथमेटिक्स क्लियर हुई या नहीं हुई? बेटा कितना चार्ज है अल्फा पे? 2e। इलेक्ट्रॉन पे कितना लिखेगा? e। तो जब e लिखेगा तो दो दूनी 4 यहाँ पे है ना, तो ये हट जाएगा ना 2, तो 2 1 2 ही रहेगा ना केवल, तो बस 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो 4 की जगह यहाँ क्या लिख देगा? 2। नीचे क्या लिखेगा बोल? एम पी इंटू वीपी का स्क्वायर। ये क्या निकल गया बोलो? डी नॉट। क्या निकल गया बोलो? डी नॉट। अगर आर नॉट निकालना हो तो? आर नॉट निकालना हो तो जल्दी बोलो सब कोई। 2 के जेड ई स्क्वायर बाय एम पी इंटू वी पी स्क्वायर इंटू कॉट थीटा बाई 2।
उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आया हो। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? ये सवाल समझ में आया कैसे किया है यहाँ से कि अगर मैं अल्फा पार्टिकल को रिप्लेस कर दूं प्रोटॉन से तो रिजल्ट्स में क्या बदलाव होगा? बस डायरेक्टली लिख लेंगे। कोई दिक्कत? जल्दी से कॉपी कर लो ये। बोलो। क्या जी? कहाँ कॉट थीटा हुआ? अच्छा। अच्छा ये जी बोल रहा है क्या? सही है ना? चल ठीक कर। क्या कर दिया अब? किसमें थीटा बैठ क्या कर रहा हूँ? ये आर नॉट होगा। यही कह रहा है ना, अब क्या दिक्कत है? ये आर नॉट होगा और ये डी नॉट होगा। चल लिख लो।
इज द कंसेप्ट इज क्लियर? किसी को रदरफोर्ड मॉडल में कोई तकलीफ, कोई आपत्ति नहीं? ये क्लियर है यहाँ से? अच्छा एक बात बताओ, लार्जर एंगल पे डेविएशन कम का हो रहा था या ज्यादा का हो रहा था? मतलब अगर मान के चलो 100 रेज जा रहे हैं इधर से इधर, अल्फा के 100 रेज जा रहे हैं, तो ज्यादा कौन है, बिना डेविएशन वाले या कम डेविएशन वाले या बहुत डेविएशन वाले? कौन से सबसे ज्यादा होंगे? बिना डेविएशन वाले सबसे ज्यादा है, कम डेविएशन वाले थोड़ा और कम है, और ज्यादा डेविएशन वाले सबसे कम, और जो 180 वाला है वो और कम है। समझ में आई बात है? तो समझ में आ रही बात है, डेविएशन घट बढ़ेगा तो नंबर ऑफ रेज घटेंगे। फिर से बोले, डेविएशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ रेज, यार कम डेविएशन वाला ज्यादा है ना? समझ पा रहा है मेरी बात को? जो नहीं डेविएट कर रहा हो तो बहुत सारे लोग हैं, और जो कम डेविएट कर रहे हैं वो थोड़े और कम है, और जो ज्यादा डेविएट कर रहे हैं वो बहुत कम है, और 180 पे जो टर्न कर रहा है वो ना के बराबर। तो क्या मैं नंबर ऑफ डेविएशन और पार्टिकल्स के बीच में, सॉरी, एंगल ऑफ डेविएशन और पार्टिकल्स के बीच में अगर ग्राफ बनाऊं ऐसे करके, एंगल ऑफ डेविएशन, सारे बच्चे समझ जा, और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स के बीच में ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा? जल्दी बोलो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली, बिकॉज डेविएशन और थीटा के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स का ना यार, डेविएशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटेगा, सीधी बात है ना? तो कैसा रिलेशन बनेगा? इनवर्स। इनवर्स का ग्राफ बनाना जानते हो? यही इनवर्स का ग्राफ होता है ऐसा। ग्राफ ऑफ कौन सा प्रोपोर्शनल बताइए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। लिखो, ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। 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 दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया यहाँ से? नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट रहा है जब डेविएशन बढ़ रहा है, खत्म बात। क्या सभी को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आप एनसीईआरटी से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ लोगे पूरा, ठीक है? हालांकि ये डेटास भी दिमाग में रखोगे, और डेटा पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है? तो चलो कल मुलाकात करते हैं आपसे शेड्यूल टाइम पे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।